नमस्कार, मैं रवीश कुमार। करनाल में किसानों के प्रदर्शन ने एक बार फिर से उजागर किया है कि प्रदर्शन करने का अधिकार भी लड़कर ही लिया जाता है। करनाल में किसानों ने सचिवालय का घेराव कर सरकार की बनाई लक्ष्मण रेखा की जगह अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि वे कहां तक जा सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 9 महीने से रोके गए किसानों ने करनाल शहर के भीतर लघु सचिवालय के पास अपना नया मोर्चा बना लिया है। हजारों की संख्या में किसान यहां रात भर मौजूद रहे, खुले आसमान के नीचे रात बिताई, यहीं खाना खाया और सो गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्वीट किया है कि किसानों ने फुटपाथ पर रात गुजारी है। सुबह तक यहां टेंट लगने शुरू हो गए। हमें सिर्फ देश की जनता को जगा दिया है। कोरोना के काल में सेवा करने वाले गुरुद्वारे से श्रद्धालु यहां सेवा देने आ गए। इसका मतलब यह नहीं कि गर्मी और उमस से भी किसानों को राहत मिल गई। हमारे सहयोगी शरद ने बताया कि सभी धर्मों के लोग यहां पर भंडारे चला रहे हैं। मुफ्त में मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर भी किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी और लाठी चार्ज की आशंका में किसानों ने अपने प्रदर्शन को लेकर कितने इम्तिहान दिए, लेकिन अब भी ये किसान सरकार को कुछ लोगों के द्वारा भरमाए हुए लगते हैं। गर्मी और उमस के बीच किसानों ने आज का दिन भी काटा है। किसानों की यह गृहस्थी बता रही है कि उनका इरादा भी शांति बनाए रखने में है, लेकिन अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये रहे किसान जो लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठे हैं। और जो आज बताने वाली बात यह है कि धूप बहुत ज़्यादा है। किसानों ने इसका भी जो है कुछ रास्ता निकाला है। टेंट यहाँ पर लग गए हैं लघु सचिवालय के ठीक सामने, जहाँ धरना चल रहा है किसानों का। यहाँ किसानों ने टेंट लगा लिए हैं। हालांकि ये जो टेंट लगाए गए हैं, धूप क्योंकि बहुत ज़्यादा है इस वजह से टेंट लगाए गए हैं, लेकिन टेंट जो है वो इस बात का सूचक है कि एक स्थायित्व की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। टेंट जो है इस बात का सूचक है कि एक आराम की तरफ जो है किसान बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर बरसात से और धूप से बचाव हो जाए तो किसान अपनी जो लड़ाई है, ये जो धरना है, इसको लंबा चला सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने यही देखा। भूखे पेट ना भजन होते हैं ना आंदोलन। तो फिर करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर जो धरना चल रहा है, ये कैसे आगे चलेगा? इसके लिए भी लंगर की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, सेवादार जो है काम पे लग गए हैं। ये यहाँ पर प्याज कट रही है, महिलाएं प्याज काट रही हैं। दूसरी तरफ रोटियां सिक रही हैं। ये देखिए, बड़े पैमाने पर। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहाँ पर टमाटर कट रहे हैं, मिर्च कट रही है। और क्योंकि 2-4 लोगों के खाने का मामला नहीं है, 100-50 लोगों के खाने का मामला नहीं है, हज़ारों किसान जो धरना दे रहे हैं करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर, उन सब के खाने का मामला है। तो लंगर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। 4 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ लगाए गए हैं। और कितने लोगों के लिए आपने यहाँ व्यवस्था की है, जिससे पता लग सके कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पर लंगर? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। कोई गिनती नहीं है, जितने आएंगे उनके लिए बनता रहेगा। ਉਤਨਾ ਵੰਡਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। करनाल शहर के भीतर हजारों किसानों के आने के बाद भी शहर बंद नहीं हुआ है। किसानों ने अपना धरना इस तरह से लगाया है कि शहर भी चलता रहे। जिस लघु सचिवालय का घेराव किया गया है उसके भीतर भी अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, उनके रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। करनाल के लोकल शहरी हैं, मेरे हिसाब से उनको किसी तरह की इस आंदोलन की वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। देखिए, ये लोकल हैं, शहर आराम से चल रहा है, ना कोई दुकान बंद है, ना किसी घर में लोग डर के साए में बैठे हैं कि भी हमारे शहर में आंदोलन हो रहा है, बाहर से लोग आए हुए हैं इतनी तादाद में, कुछ जनजीवन कोई प्रभावित हो रहा हो। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आराम से बिल्कुल शहर चल रहा है। इस चौक से यदि राइट जाएंगे तो दिल्ली की तरफ, और अब लेफ़्ट जाएंगे तो चंडीगढ़ की तरफ। ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। अब ये देखिए, गाड़ियाँ कितने कायदे से और तरीके से साइड में खड़ी की गई हैं।
ये सब किसान यूनियन या जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हैं लोग, उनकी गाड़ियाँ। करनाल के मिनी सचिवालय के ठीक सामने किसान आकर बैठ गए, जिसकी वजह से पुलिस बल को जो मेन गेट है मिनी सचिवालय का, इस पर सिक्योरिटी करनी पड़ी और ये गेट बंद करना पड़ गया। लेकिन क्या इससे मिनी सचिवालय, करनाल का मिनी सचिवालय बंद हो गया या फिर यहाँ का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ है? करनाल के मिनी सचिवालय का मेन गेट भले ही बंद है, लेकिन ये मिनी सचिवालय का दूसरा गेट है जो खुला हुआ है और चालू है। यहीं से सारी गाड़ियां आ जा रही हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहां पर आ जा रहे हैं। और यहां पे अच्छी खासी संख्या में जो गाड़ी पार्क हैं वो ये बता रही हैं कि अच्छी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो अंदर मिनी सचिवालय के ही मौजूद हैं। और जो मिनी सचिवालय की अंदर की तस्वीरें हमने ली हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि अधिकारी और कर्मचारी काम पर आए हैं। ये लाइटें आप जली हुई देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम अंदर नहीं जा सकते, प्राइवेसी का मामला भी होता है क्योंकि ये ऑफिस है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सका है हमने दिखाने की कोशिश की है। लाइटें जली हुई हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, काम पर आए हुए हैं और सब कुछ जो है इस मिनी सचिवालय के अंदर सामान्य है। प्रशासन और किसानों की जो बातचीत हुई वो भी इस मिनी सचिवालय में ही हुई है। और जो कुल मिलाकर बताने वाली बात है वो ये है कि मिनी सचिवालय के ठीक सामने जो एक 100 मीटर का हिस्सा है केवल वो ही बंद है क्योंकि उस पर किसान बैठे हुए हैं। इसके अलावा करनाल के अंदर सब कुछ सामान्य है। हरियाणा सरकार चाहती तो समाधान निकाल सकती थी, लेकिन शुरू से ही अधिकारी के साथ खड़े होकर सरकार ने सारा मामला जिला प्रशासन पर डाल दिया। किसान नेता कह रहे हैं कि फैसला चंडीगढ़ से होना है, इसलिए उनकी लड़ाई सरकार से है। किसान मांग कर रहे हैं कि करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर हो, कार्रवाई हो। प्रशासन ने किसान नेताओं के सामने वीडियो को लेकर अपना पक्ष भी रखा, लेकिन किसान नेता संतुष्ट नहीं हुए। जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं और आखिरकार बातचीत टूट गई है। इसके बाद खबर आई कि दोपहर 2 बजे किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बातचीत के लिए रवाना हो गए। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। करनाल में किसानों का सचिवालय घेराव सामान्य घटना नहीं है। करनाल में इंटरनेट बंद है, लेकिन इससे किसानों की संख्या और धरना पर कोई असर नहीं पड़ा। किसानों ने इन 9 महीनों में टेस्ट करके देख लिया है कि वे अपने आंदोलन को कहां तक ले जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार छीन लिया गया है। फ्लैशबैक से यह खबर निकाल कर लाया हूं ताकि आप किसानों के प्रदर्शनों की महिमा को समझ सकें और विदेशों में रहने वाले एनआरआई अंकिलों को बता सके कि भारत में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार हासिल नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 84,000 कर्मचारियों के पास हड़ताल का अधिकार था, जो अब चला गया है। अब जो नया सरकार आया, नया सवेरा दिखाने वाला सरकार, नया सपना दिखाने वाला सरकार, यही सरकार हमको ये बोल के सफल हुआ कि अच्छे दिन आएंगे। अगर आप 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करते हैं या वहां काम करने वाले हैं तो आपको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। हमने इसी 1 जुलाई के प्राइम टाइम में यह तस्वीरें दिखाई थी। कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के खिलाफ हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इतिहास में कई हड़तालें हुई हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन कभी भी रक्षा आपूर्ति बाधित नहीं हुई और न इसकी वजह से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा।
इस हिसाब से सरकार किसी भी हड़ताल को देश की सुरक्षा के खिलाफ घोषित कर सकती है। बहरहाल जून के महीने में मोदी सरकार हड़ताल पर रोक लगाने का अध्यादेश लेकर आती है, जिसे मॉनसून सत्र में पास कर कानून का रूप दिया जाता है। इसके अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को जो हड़ताल के लिए उकसाएगा या आयोजन वगैरह के लिए चंदा देगा, उसे 2 साल की जेल होगी, 15,000 का जुर्माना होगा। हड़ताल में शामिल हुआ तो 10,000 का जुर्माना और 1 साल की जेल। मजदूरों की हड़ताल के लिए मजदूर चंदा देंगे तो जेल होगी। राजनीतिक दलों को कंपनियां चंदा देंगी तो उनका नाम छिपाया जाएगा, ताकि पता न चले, यह भी पता न चले कि भविष्य में जो कंपनी ऐसी कंपनियों को खरीदेगी, उसने उस पार्टी को कितना चंदा दिया है जिसकी सरकार है। करनाल में किसानों के सचिवालय घेराव के संदर्भ में इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि इसका संबंध कृषि कानूनों से है। कृषि कानून भी पहले अध्यादेश के जरिए लाए गए। किसानों को पता तक नहीं था। क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों से बात कर अध्यादेश लाया गया कि वे हड़ताल करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। दोनों ही अध्यादेश के जरिए सामने आते हैं और बाद में कानून बनते हैं। एक तरफ खेती के क्षेत्र में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म किया जाता है, तो दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में हड़ताल रोकने के लिए इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट लाया जाता है। कानून बनने के बाद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। कर्मचारी संगठन अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसी 13 से 18 सितंबर के बीच मतदान करा रहे हैं कि कौन सरकार के फैसले के साथ है, कौन विरोध में। अभी भी काम के बाद नारेबाजी चल रही है और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नए कानून के अनुसार किसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने भी संसद में विरोध किया कि जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो इसे पास ना किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे पास कराया। संशोधित विधेयक पारित हुआ। विपक्ष ने काला कानून कहा, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने मजदूर संगठनों से बात की है, उन्हें भरोसे में लिया है। रक्षा राज्य मंत्री का बयान है कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हड़ताल अभिव्यक्ति का अधिकार है, इस अधिकार को छीनकर कुछ सुविधाओं का दिया जाना पर्याप्त नहीं हो सकता है। आप उस समय के सारे बयानों को ठीक से पढ़िए, रक्षा मंत्री की एक एक लाइन को गौर से सुनिए। अध्यादेश तभी लाया जाता है जब कोई आपात स्थिति होती है और संसद नहीं चल रही होती है। यहां तो संसद में ही राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर यह अध्यादेश के जरिए लाया क्यों गया? जहां तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इम्प्लाइज का प्रश्न है, सारे इम्प्लाइज के साथ जितनी भी हमारी यूनियन है, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमारी बहुत ही अच्छी और सौहार्दपूर्ण वार्ता हो चुकी है। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो है एक्ट तभी प्रभावी होगा जब यह इन्वोक किया जाएगा। हो सकता है कि इस एक्ट को इन्वोक करने की आवश्यकता ही न हो और यह एक्ट केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में हड़ताल करने का जो अधिकार, उसका ऊपर पाबंदी लगाया गया है, वो करने का पहले वो ट्रेड यूनियन से सलाह मशवरा किया। ये बात सही नहीं है। डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए ट्रेड और हड़ताल के ऊपर पाबंदी लगाने का बारे में डिफेंस ना सेंट्रल ट्रेड यूनियन से कोई बात हुआ रक्षा मंत्री का, ना डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में जो यूनियंस है उसके साथ कोई बात हुआ इस मुद्दे पर। प्राइम टाइम का एपिसोड YouTube में मिलता है, तो आप इस बयान को दोबारा सुनिए। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी कानून तभी प्रभावी होगा जब उसका इस्तेमाल होगा। हो सकता है इस कानून के इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े, फिर यह कानून क्यों बना? रक्षा मंत्री जिस निगमीकरण की बात कर रहे हैं उसका विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय मजदूर संघ ने भी किया है और तमाम मजदूर संगठनों ने भी किया है। लेकिन सदन में रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी संगठनों के साथ सद्भावनापूर्ण वार्ता हो चुकी है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मजदूर संगठन तैयार हैं,
उन्होंने कहा कि संगठनों से सद्भावनापूर्ण वार्ता हो चुकी है। सद्भावनापूर्ण वार्ता का क्या यह मतलब होता है कि मजदूर संगठनों ने हां कर दी है? ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड श्री कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एन. पाठक जी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर, क्योंकि हमारी मांगे जायज है और निश्चित तौर पर हमें जीत अवश्य मिलेगी। साथ ही जब तक सरकार को हम पुनः लगातार चुनौती देते आ रहे कि आपने ये जो निगमीकरण का जो फैसला हम पर थोपा है, आप जब तक इसको वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन यथावत चलता रहेगा। मैं जानता हूं कि हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के कारण लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूं। हिंदी प्रदेश के लाखों नौजवान सांप्रदायिकता के सुख में डूबे हुए हैं। वे अगर कभी दुखी नजर आए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली मीम दिखा दीजिए कि नेहरू मुसलमान थे। इस बात से उन्हें जितनी खुशी मिलेगी उतनी नौकरी मिलने से भी नहीं मिलेगी, और मिली हुई नौकरी इस खुशी के लिए वे छोड़ भी सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले बहुत से लोग जो इन दिनों सरसों तेल की महंगाई पर मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के 100 रुपए लीटर होने पर उनसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस आते ही वे जाग जाते हैं। जब निगमीकरण की बात आई तब इस फैक्ट्री से जुड़े कई लोगों ने मैसेज किया कि प्राइम टाइम में हमारे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जैसे जैसे नौजवान समझ रहे हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। आज दिल्ली में कई नौजवानों ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इन नौजवानों को लगने लगा है, अब समझ में आ गया है हिंदू मुस्लिम डिबेट के अलावा भी, कि निजीकरण से उनकी नौकरियां घटेंगी, आरक्षण का अधिकार भी चला जाएगा। यही बात किसानों को भी समझ में आई। जो बड़े इलाके के किसान, बहुत बड़े इलाके के किसान लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस में डूबे हुए थे, आज वो 9 महीने से आंदोलन पर हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि इसके कारण उनकी नागरिकता और उसके अधिकार कितने कुचल दिए गए हैं। जिस देश का संविधान अनगिनत संघर्षों से निकला है, उस देश की संसद से कानून बना है कि हड़ताल करने पर जेल होगी। क्या आप बिना आंदोलनों के इतिहास के भारत के संविधान की कल्पना कर सकते हैं? 1929 में अंग्रेजी हुकूमत एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता था। इसी बिल पर चर्चा चल रही थी जिसके बारे में भगत सिंह लिखते हैं कि जो सुन नहीं सकते उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। बाद में भगत सिंह ने बम और बंदूक से दूर रहने की भी बात कही। सितंबर का महीना शहीद आजम की जन्म शती का महीना होता है। पिछले साल 28 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी याद में ट्वीट किया है। इस साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के हड़ताल का अधिकार ले लिया गया। भगत सिंह का फोटो लगाकर कई दल राजनीति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके विरोध की औपचारिकता निभाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपडेट करने में बिजी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का कानून भारत में बना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो जेल जाएंगे, चंदा देंगे तो जेल जाएंगे? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे लोकतंत्र की दीवार कमजोर की जा रही है? आजकल नेता लोग इंस्टा नुकूल हो गए हैं, इंस्टाग्राम पर दूसरे ही रूप में अवतरित हैं। उन्हें लगता है कि ट्विटर लोगों को फूल बनाने की जगह है और इंस्टा खुद को कूल होने की जगह है। कई नेता इंस्टा पर छोटी रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हैं ताकि लगे कि नेताजी वोट लेने के बाद सिनेमा के सेट पर काम करने चले गए थे। तय करना मुश्किल हो जाता है कि हीरो आ रहा है या आपका विधायक आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों ने अपनी कई टिप्पणियों में कहा है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिक का अधिकार है। किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम साफ करना चाहते हैं कि यह अदालत इस समय चल रहे प्रदर्शन में दखल नहीं देगी, बल्कि प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है और लोक व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक यह प्रदर्शन अहिंसक है,
किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाता, इस अधिकार के इस्तेमाल में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हम इस स्तर पर मानते हैं कि बिना किसी बाधा के किसानों के प्रदर्शन की अनुमति जारी रहनी चाहिए। इसके बाद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर ऐसा कानून आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन के अधिकार को भय मुक्त किया है और सभी वर्गों के लिए इसका विस्तार किया है कि आप भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सचिवालय के घेराव के जरिए उन्होंने इस भय को मिटा दिया जो उनके आसपास तरह तरह से खड़ा किया गया। गोदी मीडिया के जरिए उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बताया गया। गोदी मीडिया के जरिए उनके आंदोलन का मजाक उड़ाया गया। आईटी सेल को लगा दिया गया। उनके रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी गईं। न जाने कितने मुकदमे हुए, लेकिन किसानों का प्रदर्शन चलता रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत की कई विधानसभाओं में प्रस्ताव पास हुए हैं। वही हाल नागरिकता कानून का है। इस कानून के वक्त इस तरह का समा बांधा गया जैसे आज ही इसकी जरूरत है। सांप्रदायिक भाषण दिए गए। एक समुदाय को दिन रात अपमानित किया गया। कपड़ों से पहचानने की बात कही गई। दिल्ली में उन्हें वोट के जरिए करंट लगा देने के भाषण दिए गए। भारत के लोकतंत्र को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि केंद्रीय मंत्री मंच से गोली मारो के नारे लगाने लगे। दंगे तक हो गए और उनकी जांच की हालत आप देख रहे हैं। दिसंबर 2019 से सितंबर 2021 आ गया है। नागरिकता कानून के तहत नियम नहीं बने हैं। सरकार ने संसद से 5वीं बार नियम बनाने के लिए समय मांगा है। यह हाल है इस कानून का। 2019 में लगता था कि सरकार के लिए इस कानून से बड़ा कोई दूसरा कानून नहीं है। इन सब बातों को रोज याद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपका बच्चा बेरोजगार क्यों है, सरसों का दाम 200 रुपया किलो क्यों है और पेट्रोल 100 रुपया लीटर क्यों है। आज तमिलनाडु विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि लोकतंत्र की जो स्थापित मान्यताएं हैं उसके अनुसार एक देश का शासन समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को लेकर चलना चाहिए। लेकिन इस कानून से साफ साफ दिखता है कि इसमें शरणार्थियों की तकलीफ का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि किस देश और किस धर्म के हैं इस आधार पर भेदभाव किया गया है। एमके स्टालिन ने कहा कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंका के तमिलों का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए विधानसभा केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस कानून को खत्म करे। अभी तक देश की 8 विधानसभाओं में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुके हैं। मार्च में ही स्टालिन ने एक और बयान दिया था कि अगर एआईएडीएमके और पीएमके के सदस्यों ने राज्यसभा में सरकार का साथ न दिया होता तो यह कानून पास नहीं होता और अगर डीएमके सत्ता में आई तो तमिलनाडु में यह कानून लागू नहीं होगा। इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया को आगे कर सांप्रदायिक बातों को फैलाया जाता है। इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि उत्तर भारत के राजनीतिक दल डर जाते हैं और शाहीन बाग जाने से कतराते हैं। लेकिन आज किसानों का प्रदर्शन किसी के आने ना आने और मीडिया के कवर करने या ना करने के डर से आजाद लगता है। शाम होते होते क्या हालात हैं शरद शर्मा बता रहे हैं। दोपहर को 2 बजे किसानों की और प्रशासन की बातचीत शुरू हुई। लगभग 3 घंटे ये बातचीत चली है, लेकिन आखिर में ये बातचीत जो है ये बेनतीजा निकली या यूं कहें कि विफल हो गई, क्योंकि किसानों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। किसानों की जो है 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि जिस करनाल एसडीएम ने, जो कुछ दिन पहले करनाल के एसडीएम थे जिन्होंने किसानों का सर फोड़ने की बात कही थी, उनको जो है बर्खास्त किया जाए। किसानों का कहना है कि बर्खास्तगी छोड़िए, उस अफसर को सरकार या प्रशासन, सरकार ही मान लीजिए क्योंकि प्रशासन तो नहीं कर सकता यहाँ का, सरकार जो है उसको निलंबित करने को भी तैयार नहीं है। और दूसरा किसानों की मांग थी कि उन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं जिन्होंने कार्रवाई की है और 28 अगस्त को कार्रवाई की है और किसानों को जो है चोट आई है। लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली है, इसलिए अब किसानों ने फैसला किया है कि जैसे ये धरना चल रहा था उसी तरह से ये धरना अभी चलेगा। अनिश्चितकालीन ये धरना है। ब्रेक में जाने से पहले आपके लिए हिसाब का सवाल दे जाता हूं। जून 2016 में मोदी कैबिनेट ने एक फैसला किया कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, जिससे अगले 3 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। अभी हम इसका हिसाब नहीं कर रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार पैदा हुआ या नहीं। मेरा हिसाब सिंपल है,
6,000 करोड़ के पैकेज से अगर 1 करोड़ रोजगार पैदा होगा तो आप बताइए 10,500 करोड़ के पैकेज से 7.5 लाख रोजगार ही पैदा होगा। मतलब कम पैसे से ज्यादा रोजगार और ज्यादा पैसे से कम रोजगार। उस समय और इस समय के बयान सुन लीजिए और फिर कल हिंदी अखबारों की हेडलाइन भी पढ़ लीजिएगा, यह सवाल गायब मिलेगा। कैबिनेट ने 6,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग सेक्टर में को बढ़ावा देने के लिए आज उसकी स्वीकृति दी है और इसका मुख्य मकसद है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता है इस सेक्टर में उसको पूरी तरह से हार्नेस किया जाए और करीब 1 करोड़ जॉब्स जो हैं, कम से कम 1 करोड़ जॉब्स अगले 3 सालों में जनरेट किए जाएं। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। 6,000 करोड़ के पैकेज से 1 करोड़ रोजगार, 10,500 करोड़ के पैकेज से 7.5 लाख ही रोजगार। मैं मैथ्स का ट्यूशन लूं या प्राइम टाइम करूं? डू लेट मी नो एंड टिल देन यू टेक अ ब्रेक। मध्य प्रदेश के खारगौन में लूट के मामले में गिरफ्तार आदिवासी युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई। सरकार ने 3 पुलिसकर्मियों सहित जेल के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर डीजीपी के पास पहुंची है। एनडीटीवी के हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं जो बताती हैं कि मृतक के शरीर पर जख्मों के निशान थे। क्या 35 साल के बिशन के शरीर पर ये जख्म पुलिस की पिटाई से आए हैं? ये निशान कुछ कह तो रहे हैं, हालांकि डॉक्टरों का कहना है ये पुराने जख्म हैं, ये मौत की वजह भी हो सकता है। हमने 3 डॉक्टरों की पैनल बनाकर उसको पूरी जांच की है। उसको बाहर किसी भी प्रकार की मारचोट के निशान नहीं थे, सिर्फ उसको दाहिनी पुट्ठे पे और दाहिनी जंघा के पीछे साइड नी जॉइंट तक के एक बहुत बड़ा अल्सर था, यानी घाव था। तो उस घाव में पस था और घाव डीप तक गया था जो मांसपेशियों तक था। तो उसमें जब जिस बैक्टीरिया के कारण जो भी इन्फेक्शन के कारण हुआ है उसका वो जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में भी चला गया वहाँ से, क्योंकि यहाँ सब पूरा ब्लड सर्कुलेशन का ये रहता है। तो वो इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल गया और एक जो बैक्टीरिया रहता है एक वो टॉक्सिन बनाता है ना, वो उस टॉक्सिन के कारण उसको सेप्टिसीमिया हो जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन होने से उसके लीवर में भी सूजन थी, हार्ट में भी सूजन थी उसकी। तो ये पूरा इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्टिसीमिया हुआ और सेप्टिसीमिया में शॉक के कारण उसकी वो डेथ हुई। दरअसल चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर लूट करने के आरोप में बिसन समेत खैरकुंडी गांव के 12 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। 8 आरोपी जेल गए, 4 पुलिस रिमांड में थे। रिमांड के बाद सोमवार को बिसन को भी जेल भेजा गया, जहां रात में उसकी तबीयत बिगड़ी। जेल से रात 2 बजे जिला अस्पताल लाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है न तो बिसन लूट का आरोपी था, न ही बीमार, पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। मारोद में कोई जोन सोबत में रोहे भी नहीं, ना जबरदस्ती मारोद में काजे ठुक मार करिन बकरा, ना मारोद में काजे जान से खत्म कर दे दा। चोरी काई नहीं, मारोद में कोई संभले नहीं, यो इदाई पुटे रोहे मारोद में मारा 4 बालका जे कौन पूछसे हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। हंगामा इतना बढ़ा कि 100-150 की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस ने अपनी ओर से मामले की जांच के लिए एक दल बनाया है, डीजीपी को ज्ञापन दिया है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। दूसरी ओर गृह मंत्री तर्क दे रहे हैं कि थानेदार, एडिशनल एसपी, लूट के आरोपी, शिकायतकर्ता सब एक ही जाति के हैं। बर्बरता के साथ में, जिसकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको अभी दिखाए भी हैं, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। पूरी तरह से सरकार फेल हुई। होम मिनिस्टर जी सिर्फ जवानी जमा खर्च करते, कार्रवाई नहीं करते, और यही हाल मुख्यमंत्री का भी है। गृह मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, अगर उनसे मंत्रालय
नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे दे, जिम्मेदार अपने घर जाए। थाने के जो एसआई थे उन्हें एक हेड कांस्टेबल को, 2 कांस्टेबल को, जेल के प्रभारी को, सभी को निलंबित किया गया है। यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक है कि ये सभी जनजाति वर्ग से आते थे, जिनकी लूट हुई वो, जिन्होंने की रिपोर्ट डाली वो, और स्वयं मिष्टानादवादी थाने के जो प्रभारी थे वो भी जनजाति से आते थे, एसडीओपी भी जनजाति से, एडिशनल एसपी भी जनजाति से। एक वर्ग का मामला है। अगर कांग्रेस कोई भ्रम फैलाती है, कूटरचित दस्तावेज देती है, तो ये अच्छा नहीं मानता मैं। हालांकि अगर खुद केंद्र सरकार के आंकड़े देख लें तो मध्य प्रदेश पर गंभीर सवाल हैं। एनसीआरबी ने 2019 में जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक राज्य में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के 1922 मामले दर्ज हुए, जो देश में 23.3% था। इसके बाद राजस्थान में 1797 मामले दर्ज हुए, जो देश में आदिवासियों के प्रति अपराध का 21.8% था। सवाल सियासी भी हैं, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थीं, बीजेपी के खाते में 17 सीटें ही आई थीं। कांग्रेस और बीजेपी भले ही इस मामले को सियासी नजरिए से देख रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जहां पुलिस पर ही सड़क पर सजा देने के आरोप हैं, वो भी सजाए मौत। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।